बच्चों, आज के टॉपिक में हम लेकर आए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, हिंदी में जिसे सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। अब नंबर्स में आपने यदि पढ़ा है तो नंबर सिस्टम पढ़ा है, तो हम लोग यहाँ पे नंबर सिस्टम की छोटी सी चर्चा करते हैं। नंबर सिस्टम को समझने के बाद आगे बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। नेचर आप समझते हैं, कौन सी चीज नेचुरल होती है? जिसका निर्माण हमारे द्वारा नहीं होता है उसे हम नेचुरल कहते हैं। पेड़ पौधे ये सब कैसे हैं? नेचुरल हैं। तो वस्तुओं को काउंट करने के लिए हमारे आपके नेचर में जो नंबर्स निकल करके आते हैं वही नेचुरल नंबर हैं। तो यदि हमें वस्तुओं को गिनना हो तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? 1 2 3 4 5 अप टू डॉट डॉट डॉट। तो ये जो नंबर है इन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इन्हें कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू डॉट डॉट। अब चलिए, एक नंबर आप जानते हैं जीरो। यह भी आप जानते हैं कि जीरो का आविष्कार हुआ है, शून्य की खोज की गई है। अब जीरो का चूंकि आविष्कार हुआ है तभी जीरो प्राकृतिक नहीं है। हम जीरो को नेचुरल नंबर में शामिल नहीं करते हैं। लेकिन इस शून्य के बगैर हम बहुत सारी संख्याओं को निरूपित नहीं कर सकते हैं। तो शून्य का महत्व है। तो इन नेचुरल नंबर्स के साथ यदि हम जीरो को भी शामिल कर लें तो उसे हम होल नंबर कहते हैं, जिसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर हो गया 0 1 2 3 4 5 6 अप टू डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम समीकरणों को हल करते हैं तो बहुत बार कुछ ऐसे इक्वेशन मिलते हैं, जैसे कहीं लिखा हो x प्लस 7 इक्वल 3, तो x इक्वल 3 माइनस 7 इसे लिख लेंगे। ये x इक्वल कितना हो गया? -4। तो अब यहां पर -4 जो एक वैल्यू है, अब ये कौन सा नंबर है? ये कौन सी संख्या है? इस तरह के निगेटिव नंबर्स को, तो यदि हम इस 0 1 2 3 4 5 6 के साथ यदि हम साथ में निगेटिव नंबर से भी ले लें, 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 प्लस -4 अप टू डॉट डॉट डॉट, तो इन्हें हम इंटीजर कहते हैं। इसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं? हिंदी में देखा जाए तो प्राकृतिक संख्याएं, W यानी पूर्ण संख्याएं, और जेड इंटीजर, इन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं। यदि कहीं पर कोई इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हैं, लिखा है 2x प्लस 3 इक्वल 4, तो 2x इक्वल 4 माइनस 3, 2x इक्वल 1 आया, x इक्वल 1/2 आ गया। तो इस तरह के फ्रैक्शन की डिजाइन में जब आपको नंबर से मिलने लगे तो ये हुआ कि अब हम इन्हें कहां शामिल करेंगे? तो इस तरह के जो नंबर होते हैं उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कौन सी संख्याएं होती है रेशनल नंबर? रेशनल नंबर हम P/Q के फॉर्म में जो नंबर होंगे उन्हें हम रेशनल नंबर कहेंगे। और यहां एक बात ध्यान रखने वाली है कि Q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो ऐसे वो सभी नंबर रेशनल नंबर कहलाएंगे जो P/Q के फॉर्म में हो।
चलिए तो कुछ छोटी छोटी बातें और समझ लेते हैं। जैसे अब कोई पूछ ले कि नेचुरल नंबर 3 है, क्या ये रेशनल है? तो जी हाँ, इसे भी हम रेशनल नंबर कहेंगे, क्योंकि इसे हम 3/1 की तरह लिख सकते हैं। इतना समझ लेने के बाद अब हम चलते हैं इर्रेशनल नंबर की ओर, जिसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो जैसे कहीं लिखा हुआ है √2। अब यदि √2 की वैल्यू लिखें हम, √2 की वैल्यू होती है 1.41421356। इसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकों तक लिखा है। यदि इस मान को हम और बढ़ाएं तो और भी लिखा जा सकता है। अब इस √2 के मान को ढंग से देखें तो हमें पता चलता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है ये, मतलब शांत दशमलव नहीं है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं? P/Q के रूप में कोई वैल्यू लिखी हुई है, Q का भाग P में देते हैं, यानी P को Q से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने में कुछ स्टेप के बाद यदि शून्य मिल जाता है तो उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, और यदि ये शून्य नहीं मिलता है तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, अशांत दशमलव कहते हैं। लेकिन √2 एक ऐसी वैल्यू है कि जहां पे ना तो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं और ना ही ये वैल्यू शांत हो रही है। आप यदि √2 का अंडर रूट निकालें तो ये लगातार कोई ना कोई आपको संख्या मिलती ही रहेगी, यानी वो नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव के रूप में होगी। तो इस तरह से ऐसी संख्याएं, वो नंबर्स जो जिनकी यदि हम डिफिनीशन पढ़ें तो ए नंबर व्हिच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर एज ए रिपीटिंग डेसिमल, वो नंबर जो नहीं प्रदर्शित किए जा सकते शांत दशमलव की तरह और रिपीटिंग डेसिमल की तरह, तो वो सभी नंबर्स क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये जितने भी आपने नंबर्स जाने, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ये सभी रियल नंबर होते हैं, यानी ये सभी वास्तविक होते हैं। अब वास्तविक होते हैं तो क्या वास्तविक के अलावा भी कुछ नंबर होते हैं? जी हाँ, आज के टॉपिक में मैं उन्हीं नंबर्स पर बात करने जा रहा हूं जो रियल नहीं होते हैं। अब बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की ओर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण क्या होता है? वो होता है ax² + bx + c = 0। इन द्विघात समीकरणों को सॉल्व करने के लिए श्रीधराचार्य ने जो फार्मूला दिया था वो फार्मूला होता है x = -b ± √b² - 4ac/2a। इस फार्मूले में हम a b c की वैल्यू रख करके जो x की वैल्यू प्राप्त करते हैं उसे हम रूट्स कहते हैं, समीकरण के दो मूल कहते हैं। यहां पे b² - 4ac को डिस्क्रिमिनेंट d से रिप्रेजेंट करते हैं। b² - 4ac हिंदी में इसे विविक्त कर कहते हैं। और यहां पे हमें 3 प्रतिबंध याद कराए जाते हैं। क्या? d की वैल्यू 0 के इक्वल है तो हम कहते हैं रूट्स आर इक्वल एंड रियल, यानी रूट्स दोनों इक्वल होंगे, दोनों मूल समान होंगे और वो रियल होंगे। और इसके पहले भी हमने रियल नंबर पढ़े हैं। d की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स हमारे क्या होंगे? रियल होंगे लेकिन डिफरेंट होंगे, लेकिन रियल अभी भी होंगे। और यहीं पे हमें बताया जाता है कि यदि d की वैल्यू लेस देन 0 है तो रूट्स हमारे इमेजिनरी होते हैं, यानी कि हमारे जो रूट्स हैं
वो होते हैं काल्पनिक। यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। अब जरा एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पे लिखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 इक्वल 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आएगी? यहां पे a की वैल्यू हमारी 1 है, b की वैल्यू मेरी 6 है और c की वैल्यू है 13। b स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 13 हो गई। अब जरा देखते हैं क्या आने वाला है। ये 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 13 4 जा 52, d की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई माइनस 16। अब ये d की वैल्यू कैसी है? निगेटिव है। हम d की वैल्यू यहां लिख लेते हैं कि d इक्वल माइनस 16 और ये d मेरा कैसा है? लेस देन 0 है। तो यहीं से हम कह देते हैं कि रूट्स मेरे कैसे हैं? इमेजिनरी हैं, यानी अधिकल्पित मूल हैं। अब जरा देखते हैं कि यदि अधिकल्पित मूल है तो क्या इसे हम धराचार्य फार्मूले से सॉल्व करें, इस इक्वेशन को यहां पे रखें तो क्या वो दोनों मूल प्राप्त हो सकते हैं? x इक्वल माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी रखेंगे? 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, माइनस 16 हो गया अपॉन 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू है 1। यदि हम लिखना भी चाहें तो अल्फा इक्वल माइनस 6 प्लस अंडर रूट माइनस 16 अपॉन 2 और बीटा इक्वल माइनस 6 माइनस अंडर रूट माइनस 16 अपॉन 2 ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन ये रूट्स हमारे रियल रूट्स नहीं हैं, ये इमेजिनरी हैं। हम इनकी कल्पना कर सकते हैं, इन्हें हम अधिकल्पित मान कहते हैं। अब इनकी हम कल्पना कर सकते हैं, ये इमेजिनरी वैल्यूज हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस तरह के कोई मान होते नहीं हैं, केवल और केवल हम इन मानों की कल्पना कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि यहाँ के बाद की जो गणित है वो सिर्फ और सिर्फ कल्पना की गणित है, कि आप केवल कल्पना कर सकते हो, वास्तव में इस तरह के मूल नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 0। यहां पे bx का टर्म नहीं है, लेकिन ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, चूंकि जो एक्सपोनेंट वैल्यू है वो 2 है यहां पे। अब कोई कहे कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो आप इसे लिख सकते हो x का स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल 0। अब यहाँ पे वर्गांतर सूत्र लगा दें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी, a माइनस बी। तो इसे हम एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं x माइनस 2 इक्वल 0। जब x प्लस 2 को आप 0 के इक्वल दिखाएंगे तो x बराबर कितना आएगा? माइनस 2। x माइनस 2 इक्वल 0 लिखेंगे तो x इक्वल कितना आएगा? 2। अब जरा फिर से इसी लाइन को देखें तो x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 0 लिखा हो तो हम इसे x स्क्वायर इक्वल 4 लिखते हैं, बाद में लिखते हैं x इक्वल अंडर रूट 4 और x इक्वल प्लस माइनस 2 लिख देते हैं। तो इसका कारण ये है, आप लोग प्राय याद करते हैं कि यदि कहीं पे लिखा है, आपसे कोई प्रश्न करता है कि अंडर रूट 25 क्या होगा, आप कहते हैं प्लस माइनस 5। अंडर रूट 16 कितना होगा, आप कहते हैं प्लस माइनस 4। प्लस माइनस जैसे कहा जाए कि अंडर रूट 4 कितना होगा तो प्लस माइनस 2। तो ये प्लस माइनस 2 का रीजन हमने आपको यहाँ पे बता रखा है। अब चलिए और आगे समझते हैं। अब जैसे कहीं पे लिखा है अंडर रूट 25, तो इसे हम लिख देते हैं प्लस माइनस 5। ये बात बहुत गौर से समझेंगे। प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई प्लस 5, ये अंडर रूट साइन के अंदर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन 25 आएगा। ये दो पेयर मेरे ऐसे बन रहे हैं और इन दोनों के लिए मैंने एक पेयर बाहर लिख लिया प्लस 5। या हम इसे ऐसे लिख लें माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई माइनस 5, तो इसे हम दोनों पेयर
हमारे बिल्कुल एक जैसे हैं, उसके लिए मैंने यहां बाहर लिख लिया -5, तभी हम √25 को क्या लिख लेते हैं, +-5। तो अब प्रश्न ये है, √-16 कहीं लिखा हो तो इसको हम बाहर क्या लिख सकते हैं। तो इसे बाहर लिखने के लिए कोई दो नंबर्स ऐसे होने चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन -16 हो। तो आप जरा सोचिए कि हम यहां दोनों स्थानों पे कोई एक ही वैल्यू लिख सकते हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन -16 हो। यह संभव नहीं है। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है कि किन्हीं दो सेम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन हमें निगेटिव प्राप्त हो जाएं, ऐसा संभव नहीं है। बिल्कुल एक जैसी दो संख्याएं हों और उनका मल्टीप्लिकेशन निगेटिव हो, ऐसा संभव नहीं है। इसकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं, तभी डिस्क्रिमिनेंट की यदि वैल्यू निगेटिव मिलेगी जब भी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो ये कहा जाएगा कि उसके रूट्स इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक होंगे, वास्तव में ऐसे रूट्स नहीं होते हैं, हम इनकी सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। अब इस मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए यूलर गणितज्ञ थे और उन्होंने 1748 में -1 का अंडर रूट क्या होगा उसके लिए एक प्रतीक आयोटा, आयोटा साइन आई का प्रयोग किया और कहा कि ये -1 का अंडर रूट होता है। यानी -1 का अंडर रूट क्या होगा, आई। ये बात किसने कही, यूलर ने। कब कही, 1748 में। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और यहीं से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यूलर ने कहा कि आप -1 निगेटिव यूनिट का अंडर रूट लें, तो ये आई के रूप में हम इसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो -1 इक्वल हो जाएगा आई स्क्वायर। आई स्क्वायर इक्वल -1, ये हमें याद करके रखना होता है। चलिए, तो जो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली थी x² + 6x + 13 = 0, जिसके मैंने दो अलग अलग रूट्स भी लिख लिए थे जो कि रियल नहीं है, यहां पर यदि हम अल्फा इक्वल -6 प्लस ये जो -16 है, √-16, इसमें -1 की जगह आई स्क्वायर लिखें, 16 लिखें। अब ये ±i4 ऐसा लिखा जा सकता है। तो यदि यहीं पे हम -16 की जगह 4i/2, बीटा में यही लिखे -6 -4i/2, 2 को जरा हम डिवाइड कर दें, ये आएगा -3 + 2i, और ये आया -3 - 2i। तो इस तरह से ये जो इनकी डिजाइन है, जो इनका ये रूप है, ये a + ib की तरह है, a + ib की तरह। और इस तरह से जो अब हमें ये संख्याएं प्राप्त हुई, जो ये नंबर प्राप्त हुए, इन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। इन्हें हम सम्मिश्र क्यों कहते हैं? मिश्र शब्द मिश्रण को व्यक्त करता है, यानी कि दो कोई मिली हुई चीजें हैं। तो जब हम इस पर देखेंगे तो यहाँ पे a + ib से यदि हम इसका कंपैरिजन करें, तो जो a की वैल्यू है वो मेरी -3 है और जो b की वैल्यू है वो 2 है। -3 और 2, ये दोनों ही मान रियल है, लेकिन IB के साथ मिल करके ये जो मेरा पार्ट है, IB का पार्ट, इसे हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो सम्मिश्र संख्या में जो A है वो मेरा रियल पार्ट है और जो IB है वो मेरा इमेजिनरी पार्ट है, यानी ये वास्तविक भाग और ये काल्पनिक भाग। सम्मिश्र संख्या को हम
कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल जेड इक्वल a प्लस IB के रूप में लिखी हुई संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, समिश्र संख्याएं होती हैं। आगे चलते हैं और समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्याओं के योग के गुणधर्म। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है? क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ ये कहता है कि यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करें तो उनका जो रिजल्ट होगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। एग्जाम्पल के लिए यहीं पर देख लें, जैसे कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है 3 + 2i और दूसरी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है 2 + 5i। यदि हम दोनों को ऐड करें, Z1 + Z2 की वैल्यू निकालें तो रियल से रियल पार्ट हमारा ऐड हो जाएगा, 5 आ गया, प्लस और इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर दें तो 7i आया। तो जो इसकी डिजाइन है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह है, ये भी a + IB की तरह है। तो इस तरह से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्लोजर लॉ प्रॉपर्टी को पालन करता है, समरक नियम का गुणधर्म का पालन करता है। दूसरा है क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। इसमें कहते हैं कि यदि किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z1 + Z2 के क्रम में ऐड करें और उन्हीं कॉम्प्लेक्स नंबर को Z2 + Z1 के क्रम में ऐड करें तो दोनों का योग इक्वल होगा। इसे भी आप, बड़ा सिंपल एग्जांपल है, हम यही कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों ले लें जो मैंने ले रखा है। तो इसे यदि आप पहले लिखते हैं 3 + 2i + 2 + 5i, तो भी ये कितना आना है? 5 + 7i। और यदि इसे हम क्रम चेंज कर दें, 2 + 5i पहले लिखें और बाद में लिखें 3 + 2i, तो भी इन दोनों का टोटल 5 + 7i आना है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव लॉ का भी पालन करते हैं। समिश्र संख्याएं एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम का भी पालन करती हैं। यहाँ पे Z1 + Z2 + Z3 हम कोई तीन कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें अलग अलग, Z1 Z2 Z3 कोई भी मान लें आप। पहले Z2 और Z3 को प्लस करें, फिर Z1 के साथ उसको आप ऐड करें। Z1 और Z2 को पहले प्लस करें, बाद में Z3 के साथ ऐड करें, तो दोनों परिणाम इक्वल आएंगे। तो ये साहचर्य नियम का पालन करता है। योज्य तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z की एडिटिव आइडेंटिटी 0 होगी। शून्य को यदि हम कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखें तो उसे 0 + 0i लिख सकते हैं। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर a + IB के साथ हम 0 + 0i ऐड करें तो वो a + IB ही आएगा, या 0 + 0i के साथ a + IB ऐड करें तो वो a + IB ही आएगा। तो इस तरह इसकी जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है? शून्य, जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखें तो 0 + 0i लिख सकते हैं। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? z का योज्य प्रतिलोम -z होगा। ये जो एडिटिव आइडेंटिटी है 0 वो मिल जानी चाहिए। तो यदि हम z के साथ -z ऐड करें, a + IB के साथ -a - IB ऐड करें तो 0 + 0i, और -a - IB के साथ +a + IB करें तो ये 0 + 0i मिल जाएगा। तो योज्य प्रतिलोम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z a + IB का योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स -z होगा, यानी -a - IB होगा। अब हम चलते हैं संयुग्मी समिश्र संख्या क्या होती है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो z = a + IB का जो कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी समिश्र संख्या होगी उसे हम z बार से रिप्रेजेंट करेंगे और इसे हम a - IB लिखेंगे। यानी z की वैल्यू a + IB है तो इसका कॉन्जुगेट यानी इसकी संयुग्मी समिश्र संख्या z बार a - IB होगी। रियल पार्ट चिन्ह में और परिमाण में दोनों में इक्वल होगा, और इमेजिनरी पार्ट परिमाण में इक्वल होगा, उसका एल्टीट्यूड इक्वल होगा, लेकिन उसका जो साइन है वो अपोजिट साइन होगा। यदि इधर प्लस है तो इधर माइनस होगा, इधर माइनस है तो उधर प्लस होगा। ये होते हैं संयुग्मी समिश्र संख्या या कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आइए जरा कुछ छोटे छोटे प्रश्नों को समझ लेते हैं। कहीं पे कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ i⁻101, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आपको
आई स्क्वायर की वैल्यू पता है, ये क्या होता है -1। आई क्या है, निगेटिव नंबर 1 का अंडर रूट है। आयोटा, आई एक प्रतीक है जिसे यूलर ने बताया था। अब आई की पावर जो 101 है, इसे हम आई की पावर 100 इंटू आई लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी पावर 1 होगी, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है। अब आई स्क्वायर में हम इसको कन्वर्ट करें तो यदि हम इसको आई की पावर 2 और पूरे की पावर 50 लिखें, फिर बाहर आई लिख दें, तो ये वही है। आई स्क्वायर की जगह आप अब लिख सकते हैं कितना, -1, तो -1 की पावर 50 इंटू आई बाहर 50 टाइम। यदि आप -1 का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 50 एक कैसा नंबर है, सम संख्या है, यानी ये +1 अब आने वाला है इंटू आई, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, आई। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। दिया हुआ है कि 5i की पावर 11 प्लस 6i की पावर 7 माइनस 9i की पावर 9। आपको इसकी वैल्यू सॉल्व करके दिखानी है। 5i की पावर 11, 5i की पावर 10 इंटू आई प्लस 6i की पावर 7। देखिए 11 भी ऑड है, 7 भी ऑड है, 9 भी ऑड है, तो आप इसकी पावर को इवन में कन्वर्ट करके लिखिए। तो 10 इंटू आई, तो 10 मेरा इवन हो गया, मीन सम संख्या हो गई। 6i की पावर 6 इंटू आई, और इसे लिख देते हैं -9i की पावर 8 इंटू आई। अब जरा देखिए 5i की पावर 10 की वैल्यू निकालने के लिए, चूंकि आप जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहां पर लिखेंगे आई स्क्वायर, आई की पावर 2 पूरे की पावर 5 इंटू आई प्लस 6, आई की पावर 6 में भी वही करेंगे, आई की पावर 2 पूरे की पावर 3 इंटू आई माइनस 9 आई स्क्वायर की पावर 4 इंटू आई। चलिए -1 वैल्यू होती है, 5 -1 की पावर 5 इंटू आई प्लस यहां पे भी लिख देंगे हम 6 -1 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पावर में 3 इंटू आई -9, इसे भी हमने लिखा -1 की पावर 4 इंटू आई। चलिए यहां -1 का मल्टीप्लिकेशन 5 टाइम्स हो रहा है और 5 यहां पर ऑड है, तो माइनस साइन बाहर मिलेगा, तो -5i लिख देंगे। -1 की पावर 3 भी हमारा ऑड है, तो ये मिलेगा -6i, -1 की पावर 4 ये हमारी इवन नंबर है, तो 4 टाइम जब -1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस आएगा, लेकिन पहले से माइनस लगा हुआ है, तो -9i। सभी निगेटिव हैं, तो -5 -6 -9 ये कितना हो गया, -20i। तो -20i हल होकर के ये निकल आया सिंप्लीफाई होके। एक और प्रश्न समझते हैं। दिया हुआ है इफ x इक्वल टू i माइनस 1 फाइंड x की पावर 4। चलिए लिखते हैं x इक्वल टू i माइनस 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इसको हम लिख देंगे x स्क्वायर, इसे लिख देंगे 2i माइनस 1 का होल स्क्वायर। x स्क्वायर इक्वल a माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4i स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, तो 2 इंटू 2i और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4i आ गया। x स्क्वायर इक्वल i स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे -1 रख देंगे, ये हो गया -4 प्लस 1 -4i, x स्क्वायर इक्वल -3 -4i। x स्क्वायर इक्वल माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया 3 प्लस 4i। आपको x की पावर 4 की वैल्यू चाहिए, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर से आप दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो x स्क्वायर का होल स्क्वायर -3 प्लस 4i, ये ब्रैकेट लगाएंगे इस तरह और यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में हो गया x की पावर 4, इस माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, और इसमें a प्लस b के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दें, तो 3 स्क्वायर हो गया 9, ये हो गया 4i स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3 इंटू 4i, ये हो गया x की पावर 4 प्लस i स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, तो 9 -16 लिखेंगे, और 3 2 6 6 4 24i, तो x की पावर 4 की जो वैल्यू आई ये कितना हो गया, -7 प्लस 24i। अगला प्रश्न है 2 प्लस 3i अपॉन 4 माइनस 5i, इसे a प्लस ib के रूप में लिखिए। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। चलिए हमने लिखा 2 प्लस 3i अपॉन
4 माइनस 5i, 2 प्लस 3i अपॉन 4 माइनस 5i। जब भी कभी फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ कोई टर्म है a प्लस IB में, उसे आपको रिप्रेजेंट करना है, तो जो हर में लिखी हुई संख्या है, डिनोमिनेटर में लिखी हुई संख्या है, उसके कॉन्जुगेट का, उसके संयुग्मी का मल्टीप्लिकेशन हम ऊपर नीचे कर देंगे। तो नीचे 4 माइनस 5i दिया हुआ है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका संयुग्मी, इसका कॉन्जुगेट होगा 4 प्लस 5i। अब 4 प्लस 5i का ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 प्लस 5i। चलिए आगे हल करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12i, 5 2 जा 10i, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब लास्ट में होगा तो प्लस 15i स्क्वायर। नीचे वर्गांतर सूत्र लगेगा, a प्लस बी ए माइनस बी है, तो 4 का स्क्वायर यहां लिख देंगे और इधर लिख देंगे माइनस 5i का स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। 8 के साथ में इस i स्क्वायर की जगह -1 रख दें तो ये -15 होगा। ये दोनों न्यूमेरिक वैल्यू एक साथ लिख देते हैं। 12i और 10i ये हमारे हो गए 22i। नीचे आते हैं, ये है 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और i स्क्वायर। 8 माइनस 15 करेंगे, कितना हो जाएगा -7, और ये कितना हो गया +22i। नीचे क्या है 16 प्लस 25, आई स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, आई स्क्वायर 1 रखेंगे -1, और इन दोनों को अब ऐड करें तो -7 प्लस 22i अपॉन ये कितना हो गया 41। तो -7 अपॉन 41 अलग लिखेंगे, प्लस i के कॉफिशिएंट के साथ 22 अपॉन 41 अलग लिखेंगे। और जो अब ये इसकी डिजाइन है वो a प्लस IB की तरह है, जिसमें इसका रियल पार्ट a की वैल्यू -7 अपॉन 41 और इमेजिनरी पार्ट IB जो है वो 22i अपॉन 41 है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया है इफ z इक्वल टू -3i देन प्रूव दैट z स्क्वायर -4z प्लस 13 इक्वल 0। जो हमें प्रूव करना है उसका LHS पार्ट ले लेते हैं हम। LHS इक्वल मैंने लिखा z स्क्वायर -4z प्लस 13, z की वैल्यू 2 3i है तो 2 3i का होल स्क्वायर, -4 z की जगह फिर मैंने लिखा 2 3i प्लस 13। इसमें क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला लग जाएगा तो ये हो गया 4 प्लस 9i स्क्वायर, -2ab के लिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12i। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 2 जा 8, -8 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12i, और लास्ट में है प्लस 13। 12i प्लस माइनस दो टर्म है, डिवाइड हो गए। 4 i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे -9। ये क्या है मेरा -8 और इधर क्या है +13। 13 प्लस 4 कितना होगा 17, और -8 -9 मिलकर के हो गए 17, प्लस 17 -17 डिवाइड हो गए और ये आ गया 0। आगे बढ़ते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन समझते हैं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कार्टेशियन प्लेन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x डैश y एंड y डैश ओरिजिन o कोऑर्डिनेट इसका 0,0 होता है। ये x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये x अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सेस एंड नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सेस। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 3 + 2i, तो इसको हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखें तो 3,2 लिख सकते हैं। 1 2 3 एट सीसा की वैल्यू 3 और ऑर्डिनेट की वैल्यू 2 हो गई, तो इस तरह यहाँ पे जो पॉइंट मिला वो हुआ 3,2। तो ये जो हमारा कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंटेशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हमारी 3 + 2i कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी। इसको देखें तो 1, -2 1, -2 एट सीसा +1 ऑर्डिनेट -2 इधर जाएंगे और इस तरह से 1, -2i
ये रिप्रेजेंट हो जाएगा। -2, 3, -2 के लिए एक्स अक्ष की निगेटिव डायरेक्शन में 2 स्टेप, वाई अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 स्टेप, तो यहाँ पे आ गए और ये हो गया -2 + 3i। 2i की बात कर रहे हैं तो 2i को आप लिखना चाहें तो इससे आप 0 + 2i लिखेंगे। कोऑर्डिनेट जो मुझे मिलेगा वो 0, 2 होगा, तो 0 के लिए हम यहीं रुक जाएंगे, एब्सिसा में न राइट न लेफ्ट। ऑर्डिनेट के लिए ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये हमें पॉइंट दिखेगा 0, 2, तो 0 + 2i यहां से रिप्रेजेंट होगी। -1 की बात करें, आपको लगेगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, लेकिन यदि इसको a + ib के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो -1 रियल वैल्यू है, इमेजिनरी पार्ट इसका नहीं दिख रहा है, तो इसे आप -1 + 0i लिख सकते हैं। -1 + 0i को यदि कार्टेशियन प्लेन में, इस कार्तीय तल में आपको रिप्रेजेंट करना है तो -1 के लिए इधर आएंगे, एक स्टेप नेगेटिव डायरेक्शन में, और 0i यानी कि ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, तो यही वो प्लेस है जहां से -1 + 0i हम रिप्रेजेंट कर देंगे। Z6 एक छठवीं है जो अलग दी हुई है, ये है -4 - 5i, यानी 1 2 3 4 -4, और निगेटिव डायरेक्शन में y अक्ष की गए 5 स्टेप, 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे इसको मिला है, तो इस जगह हम आएंगे और यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा -4, -5i। तो ये था ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट कैसे फाइंड करेंगे ये समझते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कोई दी हुई है और उसका हम अंडर रूट कैसे फाइंड करेंगे, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसे बहुत ध्यान से समझना है। यदि आप ध्यान से समझेंगे तो ये बड़ा इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 + 4i का वर्गमूल ज्ञात करिए, फाइंड द अंडर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 4i। तो चलिए देखिए, 3 + 4i का अंडर रूट लेने के बाद जो मान होगा, जो वैल्यू होगी, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगी। तो हम करते ये हैं कि 3 + 4i का अंडर रूट हमें चाहिए, तो इसे हम √3 + 4i लिख लें। अब इसका जो मान है, इसकी जो वैल्यू है, जो भी आएगी हल करने के बाद में, वो इसका अंडर रूट होगा। हम मान लेते हैं कि वो हल होके निकल के आने वाला है a + ib। इक्वेशन फर्स्ट, इसी स्टेप को सॉल्व करते हुए a और b की वैल्यू यदि हम फाइंड कर लें तो हमें अंडर रूट मिल जाएगा। अब क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 3 + 4i इधर स्क्वायर कर दिया, और इधर हो गया a + ib का होल स्क्वायर, इधर रूट हट जाएगा, ये कितना बचेगा 3 + 4i। इधर जब जाएंगे तो a² + b² + 2ab का फार्मूला लगाएंगे, ये हो गया a² + i² b², और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ, तो 2iab। 3 + 4i = i² की वैल्यू -1 यहां रखेंगे, तो ये हुआ a² - b², ब्रैकेट में रख दीजिए। i² की वैल्यू जैसे ही आपने -1 पुट कर दी तो ये इतना पूरा पार्ट रियल हो गया, प्लस i को अलग रखिए और 2ab इस तरह लिख दीजिए। तो आप देखेंगे कि ये जो टर्म है इसकी भी डिजाइन कॉम्प्लेक्स नंबर जैसी ही है, a + ib के रूप में है, जहां पे ये इतना रियल है और इतना ये इमेजिनरी है। यहां हम लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो a² - b² = 3, ये रियल और इधर रियल है 3। इक्वेशन सेकेंड, इधर क्या होगा 2ab = आप लिख देंगे 4। इक्वेशन थर्ड, अब जो इक्वेशन 2 और इक्वेशन थर्ड है, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें a और b की वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, अब इस जो तीसरी इक्वेशन है इसमें क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, तो ये हो गया 4a² b² = 16। इससे इसको डिवाइड कर दें तो ये a² b² = 4, 4 जा 16, 4 आ गया। अब ये जो इक्वेशन सेकेंड थी, इससे a² की वैल्यू निकाल लें, ठीक। a² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b² इधर चला गया तो b² + 3, पुट
इन, इसे आप फोर्थ इक्वेशन कहते हैं, फोर्थ, पुट इन इक्वेशन फोर्थ। ए स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए बी स्क्वायर प्लस 3 इंटू बी स्क्वायर इक्वल 4। चलिए बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बी की पावर 4 प्लस 3b स्क्वायर, 4 को इधर ले आए तो -4 इक्वल 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह है। और ये किसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये बी स्क्वायर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलिए 4 के ऐसे फैक्टर करें कि सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आ जाए, तो 4 बन जा 4, 4 - 1 3 होता है। इधर इसका जरा फैक्टर कर लेते हैं, b की पावर 4 प्लस 3b स्क्वायर -4 इक्वल 0, b की पावर 4 प्लस 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -4 इक्वल 0। इसमें b स्क्वायर कामा ले लीजिए, तो ये b स्क्वायर प्लस 4 बचा, -1 कामा ले लीजिए, तो ये हो गया b स्क्वायर प्लस 4 इक्वल 0। b स्क्वायर प्लस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आया b स्क्वायर -1 इक्वल 0। b स्क्वायर प्लस 4 इक्वल 0 करेंगे तो b स्क्वायर इक्वल -4 आ जाएगा, इसे आप यहां से छोड़ देंगे। b स्क्वायर -1 इक्वल 0 करेंगे तो ये b स्क्वायर इक्वल 1, b इक्वल +-1 आया। ये जो b की वैल्यू है इसमें रख दीजिए तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, ये क्या था? 2ab इक्वल 4, यानी ab इक्वल 2। जैसे ही b की वैल्यू आपने रखी a इंटू +-1 इक्वल 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? +-2। a की वैल्यू +-2 आ गई, b की वैल्यू +-1 है। यदि दोनों वैल्यू उठा करके यहाँ पे हम रखें तो इसका मतलब क्या हुआ कि √3 + 4i इक्वल a की वैल्यू कितनी रख देंगे? +-2 प्लस i इंटू b, b की वैल्यू +-1 रखेंगे, ये भी हो जाएगा +-i इंटू 1। ठीक है, प्लस माइनस यदि आप बाहर लिख लो तो ये हो गया 2 + i। तो ये जो वैल्यू निकल करके आई है ये 3 + 4i का वर्गमूल है, अंडर रूट है। और अब अंत में चलते चलते कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म ये भी समझ लेते हैं। किसी भी सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप क्या होता है इसे समझते हैं। तो लेट z इक्वल x + iy, हमारी कोई एक सम्मिश्र संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसको हम ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करेंगे। कार्टेशियन प्लेन में x और y दोनों पॉजिटिव हैं, मान लेते हैं यहाँ पर है x, y। ऐसे यदि हम परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये वैल्यू डिस्टेंस हमारी x होगी और ये कितनी होगी? y। x + iy को हम r cos थीटा प्लस ir sin थीटा के इक्वल रखते हैं। इसमें हम रियल पार्ट को रियल से के इक्वल दिखाएं तो r cos थीटा की वैल्यू x, r sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y। ये दो इक्वेशन है, दोनों को वर्ग करके जोड़ दें, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा इक्वल x² प्लस y²। यहां से r² कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आएगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा, ये आया x² प्लस y²। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1, r² इक्वल x² प्लस y²। r इक्वल हो गया √x² प्लस y²। r को यहाँ पे हम मापांक कहते हैं, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे मॉड ऑफ z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि आपको मापांक ज्ञात करना है तो इस तरह से आप फार्मूले से आप ज्ञात कर लेंगे। फिर से आए, ये जो दो इक्वेशन दी हुई है इनको यदि हम डिवाइड कर दें आपस में, यानी हम यहाँ पे लिखें r sin थीटा अपान r cos थीटा, तो r sin थीटा की वैल्यू कितनी है? y, r cos थीटा की वैल्यू कितनी है? x, r से r डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया tan थीटा इक्वल y अपान x। थीटा इक्वल कितना हो जाएगा? tan इनवर्स y अपान x। थीटा को यहाँ पर हम कोणांक कहते हैं किसी भी सम्मिश्र संख्या का। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं
और एग्जाम्पल से समझते हैं कि किसी भी समस्या संख्या को हम पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जो प्रोसेस हमने यहाँ अप्लाई किया है वही प्रोसेस हम क्वेश्चंस में भी अप्लाई करेंगे। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल -3 प्लस i√3, इसे हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें इसका मॉडुलस बताना है, मापांक, इसका कोणांक भी बताना है, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए करते हैं इसे। -3 प्लस i√3 को पोलर फॉर्म क्या होता है, r cos थीटा प्लस i r sin थीटा के इक्वल लिख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट, r cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3, r sin थीटा की वैल्यू, r cos थीटा रियल पार्ट, इधर रियल पार्ट -3, r sin थीटा i का जो कोएफिशिएंट है इतना, इधर i का कोएफिशिएंट √3। इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, वर्ग करके जोड़ देंगे। r स्क्वायर ब्रैकेट में बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, -3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, r स्क्वायर चूंकि इसकी वैल्यू 1 हो गई, इक्वल -3 का स्क्वायर कितना होगा, +9, और √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3, r स्क्वायर इक्वल ये कितना हो गया 12, r स्क्वायर इक्वल 4 × 3, r इक्वल 2√3। ठीक, इसे प्लस माइनस में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये मापांक है, मॉडुलस है कॉम्प्लेक्स नंबर का। आर्ग्यूमेंट यानी कोणांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, r sin थीटा अपान r cos थीटा लिखेंगे। r sin थीटा की वैल्यू क्या है, √3, r cos थीटा की वैल्यू क्या है, -3, r से r डिवाइड हो गया, ये कितना हो गया tan थीटा, √3 से इस 3 को डिवाइड करेंगे तो ये -1/√3 आ गया। tan थीटा इक्वल, आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं -tan 30, tan 30 की वैल्यू आप जानते हैं 1/√3 होती है, लेकिन इस माइनस को अभी इधर ले जाना है। देखिए यहाँ पर एक सावधानी बरतेंगे, आप इस तरह से कार्टेशियन प्लेन ड्रा करेंगे, x y एंड y। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो कितना था, -3, √3। -3 का मतलब था कि ओरिजिन से 1 निगेटिव डायरेक्शन में 3 स्टेप जाएंगे आप, प्लस √3 यानी YH की पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ ऊपर की तरफ आपको जाना है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपकी इस तरह होगी, तो ये कोण आपका बनने वाला है कोणांक। इसका मतलब ये है कि जो कोणांक पे आपको यहाँ पे कोण दिखाना है वो कैसा एंगल होगा, 180 से कम एंड 90 से अधिक, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। तो यदि यहाँ पे हम ASTC प्लेन के फार्मूलों को यदि आपने लर्न किया है उसे लगाएं, यदि इसे हम लिखें tan 180 - 30, तो tan 180 - थीटा का जो फार्मूला होता है इसमें चेंजमेंट नहीं होगा, 180 प्लस थीटा 180 - थीटा में टेक्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, वो tan ही लिखा जाता है। लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाने वाला है तो ये -tan 30 आ जाता, यानी tan 180 - 30 इक्वल -tan 30 होता है। चलिए लेकिन हम यहाँ पे 30 लेस कर लेंगे, ये 150 आया, ये tan थीटा हो गया। तो इस तरह इसका जो आर्गुमेंट है, कोणांक है, उसकी वैल्यू आ गई 150। इसमें पाई बाई 180 का ये मल्टीप्लाई करें तो 0 से 0 डिवाइड हो गया, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, तो थीटा कोणांक 5π/6 ये आर्गुमेंट और ये मॉडुलस थी। अब लेकिन ये अभी तक क्या हुआ है, अभी तक हमने मापांक और कोणांक यानी कि मॉडुलस और आर्गुमेंट की वैल्यू बताई है, लेकिन पोलर फॉर्म क्या होगा, तो आप इसको लिखेंगे कि समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वो क्या होगा, r की वैल्यू कितनी थी 2√3, तो आप कहेंगे 2√3 cos 5π/6 प्लस 2√3 कॉमन ले लीजिए क्योंकि r दोनों जगह है, i sin 5π/6। ये आपका आंसर है जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं।
अब हम जो इकाई का घनमूल ओमेगा है उसकी बात अगले वीडियो में शूट करेंगे। डिमाइस थ्योरम की बात भी अगले वीडियो में होगी। आपको तब तक वेट करना होगा। एक सप्ताह बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर में जो बचा हुआ पार्ट है ओमेगा इकाई का घनमूल और डिमाइस थ्योरम के साथ।